हेलो क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में गुप्ता कॉइन्स पर बात की और आज हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन पर। आज का हमारा टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, विच मीन्स दैट हाउ इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस टू नो अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें अभिलेखों से सूचना मिलती है, चाहे वो राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में हो या धार्मिक व्यवस्था पर हो। इन सभी पक्षों पर अभिलेखों से हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और कई बार कलात्मक दृष्टिकोण से भी अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी पक्षों पर हम एक एक करके बात करेंगे। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो पर। देखिए, राजनीतिक इतिहास के पुनर्निरूपण में अभिलेखों से हमें विशेष रूप से जानकारी मिल रही है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर अशोक का 13वां शिलालेख हमें ना मिलता तो क्या उसकी कलिंग विजय और उस विजय के परिणाम की कोई जानकारी प्राप्त होती? नहीं। इसी तरह से अगर हम खारवेल के बारे में बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासनकाल के 13 वर्ष की घटनाओं की जानकारी मिल रही है। ऐसे में अगर हाथी गुम्फा अभिलेख ना प्राप्त होता तो हमें खारवेल के शासन के इन 13 वर्ष और उसमें घटित इन घटनाओं का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से अगर हम देखें इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इस लेख का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त की आर्यावर्त और दक्षिणापथ के जो 12 राज्यों की विजय थी उनका उल्लेख मिल रहा है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त का स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से जो संबंध था उसकी भी सूचना हमें इसी लेख में मिलती है। इस दृष्टि से एक लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। इस लेख का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से भी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है। तो यहाँ हम राजनीतिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि क्या महत्व है इसका। इस लेख में हेलियोडोरस नाम के एक यूनानी राजदूत द्वारा राजा भागभद्र के लिए त्राता उपाधि का प्रयोग किया गया है। त्राता का मतलब होता है रक्षक या सेवियर, और हेलियोडोरस का स्वामी था हिंदयवन राजा एंटिलकाइडस। तो क्योंकि यहाँ पर भागभद्र के लिए रक्षक उपाधि का प्रयोग किया गया है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि भागभद्र ने किसी शत्रु से हेलियोडोरस के स्वामी एंटिलकाइडस की सहायता की थी और इसीलिए उसने भागभद्र को रक्षक कहा है। तो ये सभी अभिलेख राजनीतिक इतिहास के पुनर्निरूपण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें सामाजिक जीवन पर, तो इन अभिलेखों से हमें सामाजिक जीवन पर विशेष रूप से जानकारी मिलती है। जैसे इनमें अगर हम गुप्त अभिलेखों को देखें तो भारत में पहली बार गुप्त अभिलेखों में राजा के पिता के नाम के साथ साथ उसकी माता के नाम का भी उल्लेख किया गया है। तो इससे हमें यह संकेत मिल रहा है कि गुप्त काल में कम से कम समाज के उच्च वर्ग में तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी या संतोषजनक थी। इसकी पुष्टि गुप्तकालीन मुद्राओं से भी होती है। जैसे हमने गुप्त सिक्कों पर जब बात की थी तो हमने वहाँ पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के सिक्के के बारे में पढ़ा और भी राजा रानी प्रकार के सिक्कों के बारे में बात की। तो इन लेखों से इस बात की पुष्टि हो रही है कि समाज के उच्च वर्ग में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इसी तरह से अगर हम दूसरा अभिलेख देखें, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसका समय है 510 ईस्वी। इस लेख का महत्व इसलिए है क्योंकि इस लेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं था कि इसके पहले हमें सती प्रथा के संकेत नहीं मिले, लेकिन अगर हम बात करें कि लिखित रूप में पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिल रहा है तो वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख ही है। इसी तरह से सामाजिक जीवन पर जानकारी देते हुए एक और अभिलेख आता है रंजबुल और शोडास के समय का मथुरा सिंह शीर्ष लेख। इस लेख में जब शुरुआत की कुछ पंक्तियों का अनुवाद किया गया तो उस लेख का संभावित अनुवाद कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमें विधवा के पुनर्विवाह की जानकारी मिलती है और विवाह विच्छेद की जानकारी मिलती है। तो अगर इन स्थितियों के माध्यम से समझा जाए तो शक समाज में
विधवा पुनर्विवाह या परित्यक्ता के पुनर्विवाह का संकेत मिल रहा है और साथ ही साथ विवाह विच्छेद की भी सूचना मिल रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें धार्मिक जीवन पर, तो धार्मिक जीवन पर जानकारी देने वाले ये अभिलेख हैं जिनमें पिपरवा धातु मंजूषा लेख भी है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, बेसनगर गरुड़ इंस्क्रिप्शन, जैसा कि बताया कि राजनीतिक जीवन पर तो जानकारी दे ही रहा है ये, लेकिन ये साथ ही साथ धार्मिक जीवन पर भी जानकारी दे रहा है। भाबरू इंस्क्रिप्शन है और मंदसौर प्रशस्ति है। इसमें अगर हम देखें पिपरवा धातु मंजूषा लेख को, तो इस लेख का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की अस्थियों की स्थापना के संदर्भ में हमें स्तूप निर्माण की जानकारी मिल रही है। इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अभिलेख के प्रारंभ में कोई धार्मिक मंत्र लिखा होता है या कोई धार्मिक प्रतीक बना होता है, तो उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि लेख को जारी करने वाला जो राजा था उसका झुकाव किस धर्म की ओर था। जैसे अगर हम बात करते हैं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो इस लेख के शुरुआत में एक जैन मंत्र लिखा हुआ है, नमो अरहतानम नमो सवसिधानम। ये जैन मंत्र है। इस आधार पे हमने ये अनुमान लगा लिया कि खारवेल जैन धर्म को मानता था। इसी तरह से बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, इस लेख में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ ध्वज की स्थापना की चर्चा है। अब ये दूत यूनानी मूल का है, लेकिन यहाँ पर वासुदेव के सम्मान में इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की, ऐसा हमें पता चलता है। इस बात की पुष्टि अभिलेख में हेलियोडोरस के लिए भागवत उपाधि से भी मिल जाती है, क्योंकि अगर उसके लिए भागवत उपाधि का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो वैष्णव धर्म की ओर झुका था या वैष्णव धर्म में उसकी रुचि थी। तो अगर ये बात सही है तो यूनानी मूल के इन राजाओं में, इस दूत में हमें वैष्णव संप्रदाय की लोकप्रियता का पता चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाबरू अभिलेख, ये अशोक का अभिलेख है। इस लेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त कर रहा है। बुद्ध धम्म और संघ ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, और क्योंकि अशोक इन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म की ओर झुका था या उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। तो अशोक बौद्ध था, बौद्ध धर्म को मानता था, इस बारे में जानकारी देने वाला ये भाबरू अभिलेख है, जिसे हम बैराट अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह अगर हम अगले उदाहरण की ओर देखें तो मंदसौर अभिलेख है, जो कुमारगुप्त प्रथम और बंधुवर्मन के काल का है। इस लेख में हमें सूर्य देवता का एक मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी अभिलेख हैं जो धार्मिक जीवन पर, धार्मिक पक्षों पर अलग अलग सूचना दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रशासनिक जीवन पर क्या जानकारी मिल रही है अभिलेखों से, तो इस संदर्भ में हम अशोक का ही एक उदाहरण लेते हैं, अशोक के ही शासनकाल का, कि अगर हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत से अधिकारियों के नाम मिलते हैं। धम्म महामात्र, राजूक, युत, पटिवेदक या वच भूमिक आदि अधिकारियों के नाम हमें अभिलेखों में मिल जाते हैं। तो प्रशासन में इनके काम क्या थे, उनके पद के हिसाब से अलग अलग बंटवारा था। इसी तरह से अगर हम देखें गुप्त काल का एक अभिलेख दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, तो इस लेख में विशेष रूप से नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिल रहा है, जहाँ पे बताया गया है कि गांव के प्रशासन के लिए एक 8 सदस्य वाली परिषद हुआ करती थी और उसके कार्यालय को कहते थे अष्टकुलाधिकरण, और ग्राम प्रशासन के लिए 4 सदस्य वाला एक परिषद हुआ करती थी, और उसके जो सदस्य थे उनके लिए अधिष्ठान नामक एक परिषद थी। मतलब ये 4 सदस्यों की जो परिषद थी उसे अधिष्ठान कहा जाता था। इसके अलावा गुप्त काल में हमें उनके अभिलेखों से एक विशेष संवर्ग की जानकारी मिलती है। अधिकारियों का ये विशेष वर्ग था जिसे कुमारामात्य कहा गया है या वच भूमिक कहा गया है। तो इस वर्ग के जो अधिकारी थे उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये जिले में भी नियुक्त होते थे, ये प्रांत में भी नियुक्त होते थे। तो इसी तरह से इनको अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया जाता था। आजकल जो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं
उनसे इनकी तुलना की जाती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें आर्थिक रूप से अभिलेखों से क्या जानकारी मिल रही है, तो यहाँ पर हमें दो ऐसे अभिलेख हैं जो आर्थिक जीवन पर विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं। इनमें पहला अभिलेख है नहपान के समय का है, वर्ष 41, 42 और 45 का नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में नहपान के दामाद उशवदात द्वारा बुनकरों की श्रेणियों में मुद्राएं जमा करने का उल्लेख मिल रहा है। एक में उसने 1000 मुद्रा जमा की और दूसरी श्रेणी में उसने 2000 मुद्राएं जमा की, जहां पर उसे ब्याज भी अलग अलग मिल रहा है और उसी के निर्देश के हिसाब से जो श्रेणी है वो उस ब्याज की धनराशि का उपयोग कर रही है। जैसे एक बार जो पहली श्रेणी थी वो बौद्ध भिक्षुओं को उस ब्याज की रकम से भोजन करा रही थी, और जो दूसरी श्रेणी थी मतलब जहाँ पर उसने 2000 मुद्राएं जमा की थी वो उन्हीं भिक्षुओं के लिए वस्त्र उपलब्ध कराने का काम कर रही थी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस समय जो श्रेणियाँ थीं वो आजकल के बैंक की तरह काम करती थी। मतलब हम धनराशि वहाँ जमा भी कर सकते थे, हर महीने ब्याज भी मिलता था, और ब्याज में जो राशि होती थी वो जमा करने वाले के हिसाब से या उसके निर्देश के हिसाब से श्रेणी पुण्य कार्यों में उसका प्रयोग करती थी। इसी तरह से अगर हम देखें कुमारगुप्त और बंधुवर्मन का मंदसौर अभिलेख, तो यहाँ पर भी हमें रेशमी वस्त्र के बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि गुजरात में थी और वहाँ पे कुछ उसको प्रतिकूल परिस्थितियाँ रही होंगी जिसके कारण वो दशपुर चली गई थी। दशपुर मतलब मंदसौर चली गई थी। तो इस श्रेणी में जो रेशम बनाया जाता था उसकी रोम में बहुत मांग हुआ करती थी। तो इस अभिलेख से हमें भारत और रोम के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे उनसे हमें उन संबंधों के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अभिलेखों से हमें कलात्मक दृष्टिकोण से कैसे जानकारी मिल रही है, तो देखिए कई बार अभिलेखों से कला और संस्कृति के क्षेत्र में होने वाले बहुत से कामों की जानकारी मिल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिरों पर जो अभिलेख लिखे होते हैं उन अभिलेखों में उनके निर्माता का नाम भी होता है और तिथि भी मिल जाती है। तो इससे हमें कालक्रम निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिल जाती है। और बहुत से हमें ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हैं जहाँ पर हमें बुद्ध की अस्थियों की स्थापना के लिए स्तूप के निर्माण की जानकारी मिल रही है। जैसे कि हमने एक उदाहरण दे दिया पिपरवा धातु मंजूषा लेख का। इसके अलावा कई बार मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी पीठिका पर कोई ना कोई लेख लिखा मिल जाता है, जैसे उसका निर्माण किसने कराया, निर्माण कराने वाले का नाम, या फिर कई बार निर्माण करने वाले कलाकार का भी नाम मिलता है। तो इससे ना केवल कलात्मक गतिविधियों की सूचना मिल रही है बल्कि भवन, मूर्तियाँ, इन सब की तिथि निर्धारित करने में भी बहुत सहायता मिल जाती है। कुछ अभिलेख तो ऐसे भी हैं जिसमें लेख के रचनाकार का नाम मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिशेन था। इसी तरह से पुलकेशिन द्वितीय की जो ऐहोल प्रशस्ति है इसका रचनाकार कौन था? रविकीर्ति था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कलाकारों की कोई और रचना नहीं मिलती है और ऐसी दशा में इन साहित्यकारों के अस्तित्व की और उनकी शैली का अनुमान सिर्फ इनके अभिलेखों से ही हम लगा सकते हैं। तो ऐसे में अभिलेखों का विशेष महत्व है। तो ये थे हमारे प्राचीन भारत के अभिलेख। आगे हम बात करेंगे राइटिंग मटेरियल्स इन एंशिएंट इंडिया। थैंक यू।